ब्लिट्जक्रेग, उपयुक्त रूप से नामित लाइटनिंग वॉर। नाजी नेता एडोल्फ हिटलर और उनके जनरलों को पता था कि जर्मनी एक और स्थिर युद्ध नहीं झेल सकता, इसलिए उन्होंने मिलकर युद्ध की एक नई साहसी और आक्रामक शैली तैयार की, जो गति और जर्मन वेहरमाच के प्रत्येक शाखा के निकट समन्वय पर जोर देती थी। हालांकि हिटलर, जो चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, स्कैंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप में अधिकांश अभियानों पर नियंत्रण चाहता था, उसे बर्लिन से युद्ध के मैदान की घटनाओं के बारे में अद्यतन रहना मुश्किल लगा। इस प्रकार जब उन्होंने सोवियत संघ पर आक्रमण को अपनी सबसे बड़ी सैन्य कोशिश देखा, तो उन्होंने एक नया सुरक्षित सैन्य कमांड पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया, जितना पूर्व की ओर संभव हो, ताकि वह कार्रवाई के करीब रह सके जब वह जर्मनी को उनके भाग्य की ओर ले जा रहे थे। वुल्फ्स लेयर के रूप में जाना जाने वाला यह परिसर अपनी प्रबलित कंक्रीट की दीवारों, भारी सुरक्षा बल, प्राकृतिक बाधाओं और विस्तृत छलावरण योजना के साथ 1941 और 1944 के बीच दुनिया का सबसे सुरक्षित कमांड पोस्ट बन गया। फिर भी यहीं पर फ्यूहरर खुद को दूसरों के हाथों मौत के सबसे करीब पाएंगे, अपने खुद के हाथों से नहीं। हिटलर ने युद्ध के दौरान वुल्फ्स लेयर में 850 दिन बिताए, जो तीसरे राइख में सबसे अधिक था। इस एपिसोड में हम इसके निर्माण के इतिहास और उस व्यक्ति द्वारा इसके उपयोग की जांच करेंगे जिसने अपनी सेना को पूरे यूरोप, एशिया और दुनिया में ले जाने का सपना देखा था। हिटलर ने मील नोवेचेंटोस वेंटिट्रेस में अपनी असफल तख्तापलट के बाद लैंड्सबर्ग जेल की एक कोठरी में उस किताब मीन कैम्फ, मेरा संघर्ष पर काम किया, जिसने जर्मनी में नाजी आंदोलन को परिभाषित किया। उन्होंने अपनी राजनीतिक टिप्पणियों, षड्यंत्र सिद्धांतों, यूजेनिक्स विचारों और मुक्केबाजी पर चर्चाओं के साथ नाजी शासन में जर्मनी का भविष्य प्रस्तुत किया। उन्होंने जर्मन समाज से अलग रहकर महान युद्ध की हार से एक नए जर्मन साम्राज्य के उदय की कल्पना की, एक ऐसा साम्राज्य जो पुराने काइजर द्वारा देखे गए साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली होगा, जो यूरोप और अंततः पूरे विश्व में फैलेगा, और वह इस नई महाशक्ति के निर्माता के रूप में अमर हो जाएगा। नए क्षेत्रों को, जैसा कि उन्होंने देखा, नए मातृभूमि को ईंधन और भोजन देने के लिए सेवा करनी होगी। उनकी पुस्तक से पढ़े गए निम्नलिखित अंश में उद्धरण है। यदि यूरोप में नए क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जाना था, तो यह मुख्य रूप से रूस की कीमत पर होना चाहिए था, और एक बार फिर नया जर्मन साम्राज्य उसी मार्ग पर चल पड़ा होता जैसा पहले ट्यूटोनिक नाइट्स द्वारा चला गया था। इस बार जर्मन तलवार के माध्यम से जर्मन हल के लिए भूमि प्राप्त करने के लिए और इस प्रकार राष्ट्र को उसकी दैनिक रोटी प्रदान करने के लिए। उद्धरण समाप्त। इससे उनके अनुयायियों को यह स्पष्ट हो गया कि जर्मनी का भविष्य सोवियत संघ के साथ युद्ध में होगा, जब वे सत्ता में आएंगे और वादा किए गए भाग्य को साकार करेंगे। यह उनके पूर्ण अवमानना के साथ जुड़ा था कि 1930 के दशक के अंत में हिटलर और जोसेफ स्टालिन के अधीन सोवियतों के बीच गुप्त सहयोग का एक दौर देखा जाएगा, विशेष रूप से सैन्य मामलों पर, जो जर्मनी के लिए वर्साई की संधि की प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक तरीका था। यह मोलोटोव-रिबेंट्रोप संधि में परिणत हुआ, जो अगस्त 1939 में हस्ताक्षरित दो शक्तियों के बीच एक अनाक्रमण संधि थी। इसने पूर्वी यूरोप को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, जहां प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता बिना किसी हस्तक्षेप के अपना प्रभाव डाल सकता था। हिटलर की विचारधारा के विपरीत होने के बावजूद यह उसकी ओर से एक चतुर राजनीतिक कदम था। इससे उसे मास्को के साथ अनिवार्य टकराव की तैयारी में अपना विस्तार जारी रखने की अनुमति मिली, बिना स्टालिन को नाराज किए, जब तक वह तैयार न हो। महज 1.5 सप्ताह बाद चेकोस्लोवाकिया पर विजय प्राप्त करने के पश्चात हिटलर ने पोलैंड पर हमला करने का निर्णय लिया। उसने पूर्वी मोर्चा ब्रिटेन और फ्रांस के लिए सुरक्षित किया, जिन्होंने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी पर युद्ध घोषित किया। यह विकास हिटलर को 1940 की गर्मियों तक पूर्व की ओर देखने से विचलित कर दिया। तब तक उसने बेल्जियम, डेनमार्क, हॉलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग और नॉर्वे को जीत लिया था, जबकि ब्रिटेन संकट में था। लुफ्टवाफे प्रमुख हरमन गोरिंग ने वादा किया था
कि उनके पायलट लंदन को जल्द ही आत्मसमर्पण के लिए विवश कर देंगे। इससे हिटलर का ध्यान ब्रिटेन से हटकर सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना बनाने में लग गया। अब तक उसके दुश्मन रणनीति या उपकरण में हीन साबित हुए। उसने सोवियत रेड आर्मी को वेहरमाश्ट की तुलना में प्रदर्शन में हीन माना, पर उन्हें संख्या में लाभ था। वह पहले से कहीं व्यापक मोर्चे पर लड़ेगा। उसे समझ में आया कि सोवियत संघ की आक्रमण सेना के खिलाफ पूर्ण संगठन को रोकने के लिए गति फिर से सफलता की कुंजी होगी, और इसलिए जानकारी को उसके पास वापस आने में लगने वाले समय को कम करने और उसके आदेशों को अग्रिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए हिटलर ने निर्णय लिया कि उसे मोर्चे के जितना करीब हो सके एक कमांड बंकर की आवश्यकता है। इसलिए उसने फ्रिट्ज टॉट, एक निर्माण इंजीनियर जिन्हें मार्च 1940 में आयुध और गोला बारूद के लिए राइक्स मिनिस्टर नियुक्त किया गया था, को पोलैंड की विजय के बाद नाजी जर्मनी और सोवियत संघ की साझा सीमा के निकट बंकर के लिए स्थान खोजने को कहा। टॉट और उनके दल ने कई जगहों की खोज की, फिर पोलैंड के उत्तर पूर्व में रास्टेनबर्ग शहर के पास एक जंगल में बस गए, जो सोवियत सीमा से महज 80.4 किलोमीटर दूर था। थॉट ने यह स्थान बिना वजह नहीं चुना था। इस क्षेत्र ने नाजियों के युद्ध प्रयास में सबसे अहम मुख्यालय बनने के कई फायदे दी। यह क्षेत्र कम आबादी वाला था, जिसमें दुश्मन के विमानों को आकर्षित करने के लिए बहुत कम था जो बंकर पर हमला कर सकते थे। घने वनस्पति ने भी पहुंच सड़कों और यहां तक कि नियोजित किलेबंदी को छुपाना आसान बना दिया। मिसोरियन झील प्रणाली बंकर की सुरक्षा में मदद करती थी, जो इसके और सीमा के बीच स्थित एक दलदली क्षेत्र था और आने वाली जमीनी सेना के लिए प्राकृतिक बाधा उत्पन्न करता था। वहीं पास में बोजान किला और एक पूर्व पोलिश सेना बैरक था, जो एक बड़ी सुरक्षा बल को आश्रय दे सकता था। रास्टेनबर्ग में भी आदर्श सड़क और रेल लिंक थे, और यहां तक कि 1935 में भी, जिन्हें लुफ्तवाफे की जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया जा सकता था। संक्षेप में, यह स्थान जैसे फ्यूहरर की जरूरतों के लिए विशेष रूप से बना हो। 15 नवंबर 1940 को हिटलर ने निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दी और मांग की कि अगले वर्ष अप्रैल तक इसे पूरा किया जाए। गोपनीयता पूरे प्रयास के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि स्टालिन को विश्वास था कि हिटलर समझौते का पालन करेगा, और वह खुद फिनलैंड के साथ अपने युद्ध से विचलित थे, जो उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा था। यहां तक कि जर्मन टोही विमानों के सोवियत हवाई क्षेत्र में प्रवेश और कब्जे वाले पोलैंड में जर्मन और प्रोएक्सिस सैनिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की रिपोर्टों के बावजूद भी रास्टेनबर्ग के पास एक बंकर के निर्माण को छिपाने के लिए एक कवर स्टोरी घड़ी गई कि उस स्थल पर रासायनिक कारखाना विकसित किया जा रहा है। इस मोर्चे ने थोथ को जर्मन ठेकेदारों से सामग्री मंगवाने की अनुमति दी। यपोटियस मुशेद, जो इस बात से अनजान रहेंगे कि सोवियत या ब्रिटिश जासूसों के परियोजना को पकड़ने और फिर स्टालिन को सतर्क करने की क्या संभावना है। फिर भी ये संकेत थे कि वास्तव में क्या बनाया जा रहा था। उदाहरण के लिए, हैम्बर्ग की हेयर कंपनी ने खुद को विशाल एकल खंडित प्रबलित कंक्रीट स्लैब्स बनाने का अनुबंध पाया, जिन्हें एक अत्यंत मजबूत संरचना में जोड़ने हेतु डिजाइन किया गया था। साइट के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी दो कंपनियों, वीस उंड फ्रेटग और डिकरहोफ उंड विटमैन पर थी, जिन दोनों को जर्मन सरकार के लिए किलेबंदी संरचनाओं के निर्माण में व्यापक अनुभव था। उन्होंने तोत के श्रम आंदोलन से भर्ती 2000 जोड़ने का चिह्न श्रमिकों की सेना की निगरानी की, जो क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त जर्मन सैनिकों को पहचानने के लिए हरे रंग के पूर्व चेक सेना के ओवरोनल पहनते थे। इन सुरक्षा प्रयासों के बावजूद तोत ने एक बात नजरअंदाज कर दी थी, जो पूरे प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकती थी। नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच आधिकारिक सहयोग के दौरान सोवियत एयरलाइन एरोफ्लॉट इस क्षेत्र के ऊपर से मास्को और बर्लिन के बीच उड़ान भरती थी। विडंबना यह कि उड़ानों को निर्बाध जारी रखना वास्तव में एक रासायनिक कारखाने के धुएं के पर्दे को बढ़ावा देता था, क्योंकि सोवियतों को लगा कि अगर कुछ और होता तो हिटलर उड़ानें नहीं चलने देता।
इस प्रकार यह मामला था कि सोवियत एयरलाइन पायलट अक्सर नीचे देखते थे, बंकर के निर्माण से अनजान रहते थे, जिससे उनके लोगों के खिलाफ इतनी पीड़ा निर्देशित की जाती थी। कई बंकरों, जोड़ने वाली सुरंगों, सड़कों और सुरक्षात्मक परिधि सभी बहुत जटिल साबित हुई, ताकि फ्यूहरर की अप्रैल 1941 की समय सीमा को पूरा किया जा सके। और वास्तव में यह केवल ऑपरेशन बारबरोसा की पूर्व संध्या पर पूरा होगा। हिटलर का सोवियत संघ पर आक्रमण 22 जून 1941 को। तब तक वुल्फ स्लेयर, जैसा कि यह हिटलर की खुद को भेड़िया पसंद करने की प्रवृत्ति के कारण जाना जाता था, एक जटिल परिसर में विकसित हो गया था, जो जंगल में छिपा हुआ था। एक योजना द्वारा जो विशाल कंक्रीट बंकरों को आसपास के वन क्षेत्र में मिलाने के लिए डिजाइन की गई थी। फ्यूहरर पहली बार वुल्फ स्लेयर पर 24 जून को पहुंचे। आक्रमण के केवल 48 घंटे बाद वह वहां साम्राज्य की चौड़ाई के भीतर कहीं और से अधिक थे, जिसे उन्होंने आग और खून में गढ़ा था। सुविधा में प्रवेश करते समय टिटनसोला कोन ने कुकी तरे समय हिटलर को वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखकर सुकून महसूस हुआ होगा। 617 एकड़ की साइट में 3 सुरक्षित क्षेत्र शामिल थे, जो आक्रमणकारी जमीनी बल के खिलाफ अच्छी तरह से सुरक्षित थे। सबसे बाहरी सुरक्षा क्षेत्र या स्पेयर क्रेस सुविधा का कठोर बाहरी आवरण था, जिसमें ऊंची खंटीली तार की बाट और एक बारूदी सुरंग शामिल थी। इसे फ्यूहर बेगलाइट ब्रिगेड एफबीबी जर्मन वेहरमाच्ट की एक विशेष बख्तरबंद सुरक्षा इकाई द्वारा संरक्षित किया गया था, जो हर क्षेत्र में लोगों के आवागमन को नियंत्रित करती थी। मध्य सुरक्षा क्षेत्र में हिटलर के कई रीच मंत्रियों के रहने के क्वार्टर थे, जिन्हें फ्यूहरर के करीब होना जरूरी था, क्योंकि वह सोवियत संघ पर हमला कर रहा था। इसमें टॉड के क्वार्टर शामिल थे, जब तक 8 फरवरी 1942 को उनका विमान रास्टेनबर्ग हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त होकर वह मारे नहीं गए। रास्टेनबर्ग हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटना के बाद इस मध्य क्षेत्र में एसएस राइक्सिचरहाइट्सडिंस्ट या आरएसडी के लिए बैरक थे, जो इन उच्च स्तरीय पार्टी अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सीधे जिम्मेदार थे। वुल्फ स्लेयर में निचले स्तर के सहायक कर्मचारी भी इसी क्षेत्र में स्थित क्वार्टरों में रहते थे। युद्ध के दौरान स्रोत और समय के आधार पर आंकड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वुल्फ स्लेयर में प्रतिदिन कम से कम 2000 लोग काम करते थे। रणनीतिक संकटों में यह आंकड़ा अक्सर दोगुने से भी अधिक हो जाता था। अंत में वहां सबसे अंदरूनी क्षेत्र था, जो वुल्फ स्लेयर का हृदय था। फिर से इस क्षेत्र को भारी स्टील की बाड़ के एक और परिधि द्वारा संरक्षित किया गया था और आरएसडी द्वारा पहरा दिया गया था। इस क्षेत्र के भीतर, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी हिटलर की सुरक्षा थी, सुरक्षा प्रबंधन एसएस बैगलाइट कोमांडो डेर फ्यूहरर्स या एफकेबी द्वारा किया जाता था, जो ओबेरस्टुर्मबानफुहरर ब्रूनो गेशर के अधीन था। वह आमतौर पर अपने सैनिकों पर भरोसा करता था, ताकि वे उसके पास रहे। उन्होंने उसके करीब रहने के लिए सबसे कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरे थे। वफादारी साबित करने के लिए उन्होंने कठोर जांच प्रक्रिया से गुजरे थे। उन्हें कभी भी अपने हथियार जमा करने या तलाशी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि आरएसडी को हमेशा हिटलर से कुछ दूरी बनाए रखनी पड़ती थी। यहीं पर फ्यूहरर बंकर और 10 अन्य छलावरण बंकर स्थित थे, जो 2 मीटर या 6 फीट और 7 इंच मोटे स्टील प्रबलित कंक्रीट से बने थे। ये आश्रय हिटलर के आंतरिक सर्कल के सदस्यों जैसे मार्टिन बोरमन, हिटलर की नापसंद निजी सुरक्षा और रीच मार्शल हरमन गोरिंग को अधिकांश मित्र राष्ट्रों के बमों से बचाते थे। हिटलर का आवास लगभग सभी मित्र राष्ट्रों के बमों से सुरक्षित था। हिटलर का आवास सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश से बचने और अंदर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए बनाया गया था। इसमें उनके कर्मचारियों के साथ बैठकें करने के लिए एक सम्मेलन कक्ष भी था। मांद में स्थानांतरित होने के बाद हिटलर ने बारबरोसा का निर्देशन शुरू किया और शुरुआत में पूर्व से अच्छे समाचार आए। जर्मन सैनिक कई सोवियत विरोधी सहयोगियों जैसे फिनलैंड, रोमानिया, हंगरी और उनके लंबे समय से इतालवी सहयोगियों के साथ सोवियत संघ के पश्चिमी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रेड आर्मी
अब अत्यधिक अनुभवी और प्रेरित वेहरमाख्ट का सामना करने में लगभग पूरी तरह से अक्षम साबित हो रही थी। यह वही था जिसका हिटलर ने लैंड्सबर्ग जेल की कोठरी में मीन कैंप लिखते हुए सपना देखा था। वह सोवियत भालू को मारने के लिए एक सेना का नेतृत्व कर रहा था जो एक कमांड पोस्ट से तैयार की गई थी। हिटलर का एक सामान्य दिन नाश्ते से शुरू होता था, फिर 10 बजे अपने प्रिय कुत्ते ब्लॉन्डी के साथ अकेले टहलने जाते और उसके बाद बर्लिन से हवाई मार्ग से भेजे गए नए मेल देखते थे। उसके बाद 14 घंटे पर देर से दोपहर का भोजन आता था, जिसके बाद वह तीसरे राइख के संचालन से संबंधित गैर सैन्य मामलों के लिए कुछ घंटे समर्पित करते थे, जो उन्हें शायद ही कभी रुचिकर लगता था। एक छोटे से कॉफी ब्रेक के बाद आमतौर पर मोर्चे की स्थिति पर एक और बैठक होती थी। फिर 19:30 बजे रात का खाना होता था और उसके बाद उनके तथा उनके आंतरिक मंडल के लिए आराम व सामाजिकता का समय होता था। वोल्फ्सलेयर में हिटलर नियमित रूप से सिनेमा जाते थे या ग्रामोफोन पर बीथोवेन या वॉगनर जैसे जर्मन संगीतकारों का संगीत सुनते थे। हालांकि वोल्फ्सलेयर में हिटलर के लिए सभ्यता की कई सुविधाएं थीं, यह शायद ही कभी आरामदायक था। सर्दियों में काफी ठंडा और गर्मियों में उतना ही गर्म होता था। आसपास की दलदली जगहों से आने वाले मच्छरों के झुंड ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया था, जिन्हें जर्मन कीटनाशक भी नष्ट नहीं कर पाए। हिटलर के साथ भोजन पर आमंत्रित होने पर उनके स्टाफ को फ्यूहरर के साथ 1-2 घंटे निजी तौर पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता था। लेकिन जोशीले जर्मनों के लिए इसका अर्थ था कि उन्हें अक्सर शाकाहारी भोजन से समझौता करना पड़ता था, क्योंकि फ्यूहरर मांसाहार में विश्वास नहीं रखते थे। युद्ध के बाद हिटलर की परनोइया बढ़ने के कारण नौकरों और मेहमानों को उनके भोजन को विष के लिए छकने को कहा जाता था। हिटलर की रूस को जीतने की धुन जल्दी ही तीसरे राइख में खासकर फील्ड मार्शल एरविन रोम्मेल के लिए समस्याग्रस्त हो गई, जो अभी भी उत्तरी अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाओं से लड़ रहे थे। वुल्फ्सलेयर हिटलर को अन्य मोर्चों पर घटनाओं की निगरानी करने देता था। आखिरकार यह मुख्य रेलवे लाइन के कारण उत्कृष्ट संचार लिंक का आनंद लेता था, जो एक बेड़े के परिवहन विमान के स्टैंड बाय पर होने के कारण था। लेकिन वास्तव में यह था कि हिटलर का मन वुल्फ्सलेयर में रहते समय रूस को जीतने के कार्य पर काफी हद तक केंद्रित हो जाता था। यही उसका उद्देश्य था और इसी कारण वह वहां था। अल्बर्ट स्पीयर के अनुसार जुलाई 1941 से मार्च 1942 के बीच फ्यूहरर ने रास्टेनबर्ग से केवल 57 दिन दूर बिताए। इससे अन्य थिएटरों पर कमांडरों की निराशा और भी स्पष्ट हो जाती है। जर्मन सैन्य नेतृत्व के लिए पर्याप्त परेशानी के अतिरिक्त वुल्फ्सलेयर को उनके अभियान हेतु एक और अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। इरादा जर्मन नेतृत्व की दक्षता को सुधारने का था, जो युद्ध का निर्देशन कर रहा था। लेकिन मोर्चे के करीब होने के कारण हिटलर को बारबरोसा का सूक्ष्म प्रबंधन करने की अनुमति मिली। जब 1941 और 1942 की सर्दियों के बाद पूर्वी मोर्चे पर स्थिति बदलने लगी, वह अक्सर योजनाओं को बदल देते थे या अपने क्षेत्र कमांडरों को ओवररूल कर देते थे, जिससे मोर्चे पर भ्रम पैदा हो जाता था। वह लड़ाई इकाइयों, विशेषकर महत्वपूर्ण टैंकों को उनकी पिछली स्थितियों से दूर भेज देते थे, जिससे सोवियत टैंकों का मुकाबला करने की उनकी क्षमता कम हो जाती थी। एक 1942 की गर्मी में हिटलर ने समझा कि उन्होंने जर्मनी को एक गंभीर स्थिति में डाल दिया था, जब उन्होंने दिसंबर 1942 में जापान के समर्थन में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की, जो उनके लगभग पूरे आंतरिक मंडल की सलाह के विरुद्ध था। इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना शुरू किया, यहां तक कि अपने सुरक्षित पूर्वी बंकर में भी। जबकि हिटलर को विश्वास था कि वह पोलिश प्रतिरोध सेनानियों या एक मित्र राष्ट्र कमांडो यूनिट के खिलाफ सुरक्षित था, जो गुफा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स की बढ़ती ताकत, जो जर्मनी के खिलाफ अपने नए शक्तिशाली 4 इंजन वाले बम वर्षकों के साथ दिखा रही थी, और निश्चित रूप से अब जिनमें शक्तिशाली अमेरिकी सेना की वायुसेनाएं भी शामिल हो रही थीं,
ने हिटलर को यह विश्वास दिलाना शुरू कर दिया कि मित्र राष्ट्र उसे वुल्फ स्लेयर में रहते हुए एक हवाई हमले के साथ हत्या करने का प्रयास करेंगे। गोरिंग ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की कि ऐसा हमला अव्यावहारिक था, क्योंकि केवल दूर के मित्र राष्ट्रों के बम वर्षक ही ब्रिटेन से रास्टेनबर्ग तक पहुंच सकते थे। उन्हें यूरोप के रास्ते लुफ्तवाफे के लड़ाकू विमानों से भारी विरोध का सामना करना पड़ता। गोरिंग ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि पश्चिमी मित्र राष्ट्रों को वुल्फ स्लेयर के स्थान का पता था, और अगर पता भी होता तो उन्हें इसकी मजबूत संरचना को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से भारी बमों का इस्तेमाल करना पड़ता। फिर भी हिटलर इन आश्वासनों से संतुष्ट नहीं था। गोरिंग और उनकी लुफ्तवाफे ने उन्हें डनकर्क में विफल किया था, उन्होंने उन्हें ब्रिटेन की लड़ाई में विफल किया था, और वे अब उन्हें पूर्वी मोर्चे पर विफल कर रहे थे। इसलिए उन्होंने वुल्फ स्लेयर की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, खासकर हवाई हमलों से। गोरिंग लगभग हर बात में सही थे, सिर्फ एक विवरण को छोड़कर। पश्चिमी सहयोगियों ने जर्मन संचार को अवरोधित करके बंकर से आने और जाने वाले संदेशों से इसकी अनुमानित स्थिति का पता लगाया था, लेकिन उन्होंने इसे गोरिंग ने हिटलर को उजागर किया था। जहां तक सोवियत वायुसेना का सवाल है, जबकि उन्हें रास्टेनबर्ग तक उड़ान भरने के लिए कम दूरी तय करनी थी, उनके पास ऐसे छापे के लिए उपयुक्त रणनीतिक विमान नहीं थे। उनके बमवर्षक इसके बजाय रेड आर्मी का समर्थन करने के लिए तैयार किए गए थे। 1942 के बाद हिटलर जंगल के ऊपर आकाश की ओर देखता और कल्पना करता कि सहयोगी बम वर्षक उसे मारने के लिए उड़ रहे हैं। हालांकि असली खतरा जमीन पर स्थित थी। 1923 तक वेयरमार्क्ट ने रेड आर्मी को हराने का अवसर खो दिया था। रेड आर्मी अब न केवल अक्षबलों की तुलना में लाखों अधिक सैनिकों के साथ संगठित थी, बल्कि अमेरिकी और ब्रिटिश विमानों और टैंकों की वजह से तकनीकी रूप से भी शक्तिशाली थी। सोवियत कारखाने भी अब आधुनिक उपकरणों का उत्पादन कर रहे थे। जुलाई 1943 में कुर्स्क की लड़ाई ने पुरानी सोवियत कहावत को साबित किया कि मात्रा की अपनी एक गुणवत्ता होती है। जर्मनों के पास गुणात्मक बढ़त होने के बावजूद उन्हें श्रेष्ठ सोवियत संख्या के सामने पीछे हटना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप वुल्फ लेयर की सुरक्षा और मजबूत की गई और हिटलर के बंकर को अलग सुरक्षा क्षेत्र दिया गया। 1944 के मध्य में हिटलर के साथ लौटने पर उनकी सचिव ट्राउडल जंगर ने कहा कि वुल्फ स्लेयर पिछली यात्रा की तुलना में अपरिचित लग रहा था। हालांकि काफी प्रसिद्ध रूप से हिटलर के जीवन का वास्तविक खतरा किसी बाहरी सेना से नहीं बल्कि उसके अपने ही रैंकों से था। 20 जुलाई 1944 को कर्नल क्लाउस वॉन स्टॉफेनबर्ग के नेतृत्व में हिटलर के करीबियों ने वुल्फ स्लेयर में बम छिपाकर उसे मार डालने का प्रयास किया। यही मेज अंततः हिटलर के जीवन को बचाएगी, क्योंकि इसने उसे विस्फोट से बचाया और वॉन स्टॉफेनबर्ग और उसके साथी षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, जैसे कि कई अन्य जिन्हें फ्यूहरर के लिए खतरा माना गया, जिसमें डेजर्ट फॉक्स एरविन रोमल भी शामिल थे, जो महसूस करते थे कि उनके अफ्रीका कोर को हिटलर और रूस के प्रति उसकी दीवानगी ने धोखा दिया था। समझा जा सकता है कि 20 जुलाई की साजिश ने हिटलर की नसों को और भी बर्बाद कर दिया और युद्ध के प्रति उसकी समझ को बढ़ा दिया। क्राउडल जूंगर बाद में कहेंगे कि युद्ध के बीच में क्राउडल जूंगर कहेंगे कि अगस्त और नवंबर 1944 के बीच हवाई हमले की चेतावनियां लगभग रोजाना बजती थीं, क्योंकि सोवियत टोही विमान जो रास्टेनबर्ग 1 की सीमा में हवाई अड्डों से संचालित हो रहे थे, लक्ष्यों की तलाश में घूमते थे। हिटलर को विश्वास था कि इन उड़ानों के बाद बम वर्षक उसे मारने का प्रयास करने आएंगे। वास्तव में यह स्थान इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था कि सोवियत पायलटों को शायद शायद ही कभी अंदाजा होता था कि वे किसके ऊपर उड़ रहे हैं, या वे अभी भी मानते थे कि वे जो इमारतें देख रहे हैं वे एक रासायनिक कारखाने के अवशेष हैं। 14 सितंबर 1944 को रेड आर्मी ने बाल्टिक आक्रमण शुरू किया। उद्देश्य एस्टोनिया और लिथुआनिया को जर्मन नियंत्रण से मुक्त करना और उत्तरी पोलैंड पर हमला करना था। हिटलर ने वुल्फ स्लेयर में रहकर 2 महीने तक प्रत्याक्रमण का निर्देशन किया।
परंतु परिस्थितियां निराशाजनक रहीं। पूर्व में जर्मन और उनके बचे हुए धुरी सहयोगी अनिवार्य के खिलाफ लड़ रहे थे और इसलिए 20 नवंबर 1944 को उन्हें रास्टेनबर्ग छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि युद्ध और उनके जीवन के बचे हुए दिनों के लिए स्थानांतरित हो सके। उन्होंने एसएस को वुल्फ स्लेयर के सभी निशान मिटाने का आदेश दिया, लेकिन यह इतनी मजबूती से बना था कि वे ऐसा नहीं कर पाए। 1945 की 27 जनवरी को सोवियत सैनिकों का दल जंगल पहुंचा था। अब अंतिम जर्मन गार्डों ने चौकियां छोड़ दी थीं। सोवियत सैनिकों को अपेक्षा थी कि वे पीछे हटते वेहरमाच्ट द्वारा बनाई गई जर्मन सेना की मजबूत स्थिति का सामना करेंगे, जो उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। जगह इतनी अच्छी तरह छिपी थी कि उन्हें कई घंटे लगे यह समझने में कि वे हिटलर शेषकर ही हिटलर के पूर्वी बंकर पर, शायद सबसे मजबूत कमांड सेंटर पर, बिना गोली चलाए कब्जा कर चुके हैं।